देखो जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी बच्चे। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, दुनिया में अगर जो कोई दो चीजें हैं, मेरे हाथ में ये दो मार्कर हैं, दोनों अलग अलग वेट के हैं और एक किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन्हें, तो इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। दुनिया में कोई भी दो चीजें, जरूरी नहीं है मार्कर है, मतलब कोई भी दो चीजें हैं, अगर वो किसी डिस्टेंस पर हमने कहीं स्पेस में रख दी हैं, स्पेस का मतलब ये नहीं है कि वो हवा वाला ही स्पेस का मतलब दुनिया में कहीं पर भी किन्हीं दो चीजों को अगर हम रखेंगे तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स हमेशा, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये m1 है, ये m2 है। लेट अस अज्यूम दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स एंड ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दीज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता डायरेक्टली का मतलब क्या और इनवर्सली का मतलब क्या? सबको क्लियर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई? सीधा सीधा असर पड़ेगा। जब सीधा सीधा मतलब अगर मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगी। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। दैट इज इनवर्स रिलेशन, है ना। अगर दुनिया में किसी दो ऑब्जेक्ट्स को हम किसी डिस्टेंस पे रखेंगे तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जितना ज्यादा मास होगा दो ऑब्जेक्ट्स का, उनके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अट्रैक्टिव फोर्स। अब जितना मासेस बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी और बढ़ती जाएगी, जितनी स्क्वायर की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फोर्स उतनी घटती जाएगी। यही डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब होता है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटेगी। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिख देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, F is proportional to directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। बिल्कुल यही था। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे क्या लगाना होता है, कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लगा दो, है ना। वो कांस्टेंट जो स्पेसिफिकली इस कंडीशन के लिए बना होगा, जो इस कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में बदल दे, वो यहां पे क्या है, कैपिटल G। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमने लगाया तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके m1 m2 by d स्क्वायर अपने पास बन गया। ये अपना जो होता है बच्चा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d। तो उनके बीच में जो फोर्स आएगी उसका, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या है, 6.67 टाइम्स 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डन है। ये हमारे पास क्या आ गई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। वैल्यू निकल के कैसे आई थी, मतलब यूनिट कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, F इंटू डी स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 इज इक्वल टू G। F क्या होता है, न्यूटन, D क्या होता है, मीटर्स में, और ये क्या होता है, केजी इंटू केजी स्क्वायर। ये हमारे पास G की यूनिट आ गई है इससे। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। डन है ये। अब अगर मुझसे कोई कहे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो, जब भी हमें किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो हम क्या कहते हैं बच्चा, m1 m2 को 1 मान लो, m1 और m2 को मान लो 1 kg, जो डिस्टेंस है उसको मान लो 1 मीटर। अगर मासेस 1 kg हैं, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो F इज इक्वल टू G इंटू 1/1 का स्क्वायर, दैट इज G ही आएगा। F और G इक्वल आ गए कि नहीं, है ना। ये कब इक्वल आए हैं, अगर दोनों मासेस 1 kg के थे और वो यूनिट डिस्टेंस पे थे। तो अगर हम दुनिया में किसी दो ऑब्जेक्ट्स को जिनका मास 1 यूनिट था और जिनको 1 मीटर की 1 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हमने रख दिया है, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितनी फोर्स होगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। समझ में आई है कैसे डिफाइन करेंगे,
gravitational constant is exactly equals to the amount of force between the two masses having unit value and separated by unit distance. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. समझ में आई ये बात? किसी को परेशानी इसमें बचा? क्लियर है? तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो ऐसे ही करो, जो उसके साथ वाली चीजें उनको यूनिट पुट करो और एक सर्टेन वैल्यू के इक्वल हो, वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाती है. डन. तो hence gravitational constant is defined as the gravitational force between the two bodies of unit masses and separated by unit distance from each other. Done. इसके बाद ये लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल किया था छोटा सा, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल करते हैं. The mass of Mars is 6.39 into 10 raised to the power 23 kg and that of Jupiter is 1.89 into 10 raised to the power 27 kg. If the distance between Mars and Jupiter is 7.49 into 10 raised to the power 5 meter, calculated the force exerted by Jupiter on Mars. क्या निकालना है? Calculated the force exerted by Jupiter on Mars. क्या करें बच्चा इसमें? क्या करें इसके अंदर? मासेस गिवन है दो ऑब्जेक्ट के, जुपिटर का मास गिवन है, मार्स का मास गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है. मुझे क्या निकालनी है? फोर्स. फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? F is equal to G_m1m2 by d square. m1m2 गिवन है, G की वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power minus 11 और D की वैल्यू भी गिवन है. ये सारी वैल्यूज अगर मैं डायरेक्टली डाल दूंगा तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? कुछ भी टफ नहीं था इसमें, सीधी बात थी, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है. कर लोगे? मैं ये पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, इसके अंदर जितने न्यूमेरिकल हैं सारे अटेम्प्ट करने हैं बच्चा, फिर उसके बाद हम डाउट सेशन के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट वो डिस्कस कर लेंगे. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 5 टाइम्स, ये क्वेश्चन करो बच्चा, ये अच्छा है. इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे पेपर में मिलते हैं, ये वाला अटेम्प्ट करो फटाफट. If the distance between masses of two objects is increased by 5 times, by what factor the mass of one of them have to be changed to maintain the same gravitational force? Would there be an increase or decrease in the same? एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा आसान बना देता हूं. मैंने अभी क्या बोला? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कैसे बनाते हैं. एक इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूं, लिखो. if the distance between the masses of two objects is increased 5 times, if the distance between the masses of two objects is increased to 5 times, what will be the value of new force? What will be the value for new force? करो, क्या बोला मैंने? If the distance between the two masses is increased by 5 times, what will be the value of new force? Yeah, what will be the impact on new force? What will be the new force? Yeah, what is the change in the value of force? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, 1/25. किस किस का निकला? डन, बहुत बढ़िया. मेरी बात सुनो बच्चे, क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद आंसर निकालेंगे. आधे बच्चे तुम सिर्फ बैठे हुए हो लेके क्वेश्चन को. क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज इंक्रीज्ड 5 टाइम्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स? यही बोला. तो वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स निकालने से पहले पुरानी फोर्स निकाल लें, क्योंकि तभी नए के साथ कंपेयर करेंगे. तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे जिनका मासेस था m1 m2, इनका डिस्टेंस कितना था d. देखो हमें m1 m2 गिवन नहीं है, मैंने खुद ही मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट थे, दो मासेस m1 m2 होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस d मान लिया. तो इस वक्त जो पुरानी फोर्स थी वो कितनी थी? g m1 into m2 बाई डी स्क्वायर. ये फोर्स थी कि नहीं? किसी को इसमें परेशानी है? डन है, क्लियर है नहीं वाली बात? अब मैंने क्या क्वेश्चन बोला? इफ द डिस्टेंस, इफ द न्यू डिस्टेंस इज 5 टाइम्स द ओल्ड डिस्टेंस, यही बोला था. इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स, अगर मैं डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ा दूं तो मेरी जो नई फोर्स आएगी उसका नाम भी एफ डैश रख लेते हैं. वो क्या आएगी? मासेस में चेंज किया मैंने? कोई नहीं किया, मासेस सेम. डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? डी की जगह डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि नया डिस्टेंस आ गया. तो डी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? जी m1 m2 बाय 5d का स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी
m1 m2 बाय 25 इंटू डी का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? किसी को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। अब एक बात देखो, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये तो f बन गया कि नहीं? तो जो मेरी नई फोर्स आई f डैश इज इक्वल टू 1/25 टाइम्स ऑफ f आया कि नहीं? तो न्यू फोर्स विल बी रिड्यूस टू 1/25। क्या होगा? नई फोर्स जो होगी वो 1/25 हो जाएगी, मतलब नई फोर्स जो रहेगी दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 25th रेशियो, 1/25। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन आगे क्या था? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय 5 टाइम्स, जो एक्चुअल क्वेश्चन था, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी चेंज्ड? कितने फैक्टर से मैं किसी का मास बढ़ाऊं कि सेम ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाए? कितना बढ़ाऊं भाई? अगर जो डिस्टेंस 5 गुना बढ़ाने से जो फोर्स में कमी आई थी, मुझे वो कमी नहीं लानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मास बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ कितना मास बढ़ा दूं कि जो उनके बीच में फोर्सेस हैं वो सेम रहे? कि अगर मैं सीधा सीधा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 25 टाइम्स कर दूं, लेट अस अज्यूम मैंने क्या किया, जो एक हमारे पास ये m1 था, इसको क्या कर दिया, m1 की जगह मैं 5 टाइम्स 25 टाइम्स ऑफ m1 लिख दूं। 25 टाइम्स लिखने से क्या फायदा होगा कि जो मेरे पास फॉर्मूला है वहां पे मैं m1 की जगह 25 m1 लिख दूंगा। तो 25 m1 जब मैं लिखूंगा तो ये 25 नीचे वाले 25 को मैनेज कर देगा कि नहीं? और हमारा जो ये 25-25 कट के जो फोर्सेस रहेंगी वो सेम रह जाएंगी। समझ में आई ये बात? तो जो इम्पैक्ट डिस्टेंस ने क्रिएट किया था, उस इम्पैक्ट को अगर खत्म करना है तो मास को बढ़ाना था। तो जितने रेशियो के हिसाब से फोर्स पे फर्क पड़ रहा था, उतना किसी एक मास को बढ़ा दो, वो इम्पैक्ट बैलेंस हो जाएगा। डन है? क्लियर है सबको बच्चे? देखो बेटा, मैंने क्या बोला है यहाँ, लास्ट वाला देखो मैंने क्या करा। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को 5 गुना ज्यादा दूरी पे रख दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि यही था लॉ, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो फोर्स में कमी आ रही है उसको नहीं आने देना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास को बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ाऊं? उतना ही जितना गुना फोर्स कम हो रही थी। देखो फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, ऐसा ही है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस के अकॉर्डिंगली अगर मैं एक मास को 25 गुना बढ़ा दूंगा तो मेरी फोर्स भी 25 गुना बढ़ जाएगी। तो मुझे यही तो करना था। मेरी फोर्स अदरवाइज कितनी हो रही थी? 25 गुना कम हो रही थी। अगर 25 गुना कम हो रही थी तो उस कमी को पूरा करने के लिए किसी एक मास को 25 गुना बढ़ा दो। 25 टाइम्स कर दिया, 25 टाइम्स कर दिया तो इस 25 को 25 कम जो मास होगा वो कॉम्प्रोमाइज कर देगा और जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? डन। इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास, देखो एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है पता है किसी को? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? कभी चीजें घुमाई हैं पकड़ के रस्सी के साथ? हाँ जी, जिसमें टेंजेंट होता है और कुछ पता है? देखो ये देखो जरा, ये बॉल है अपने पास, ठीक है? इसको अगर मैं गोल घुमा रहा हूं, अगर मैं किसी बॉल को गोल घुमा रहा हूं तो ये पहली बात तो गोल क्यों घूम पा रही है भाई? गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। मेरी फोर्स के बिना ये घूम पाएगी? जब भी ये दूर जाने की कोशिश करती है तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप इसे अपनी तरफ खींच लेता हूं। कभी घुमाने के प्रोसेस को नोटिस करना, जब हम इसको घुमाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? मैं हर बार इसे अपनी तरफ खींचने की, सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए वो गोल घूम रही है। मैं गोल तो घुमा ही नहीं सकता, अदरवाइज मैं इसके साथ साथ में हाथ थोड़ी ना ऐसे घुमा रहा हूं। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? मैं बॉल जो जा रही है वो हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। हमें पता है लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंगली भाई डायरेक्शन तो खुद तो चेंज नहीं कर सकती। पता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया में एक था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि एक अगर ऑब्जेक्ट
स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा until और unless external forces applied over it। इसका मतलब अगर वो कॉन्टिन्यूअसली गोल घूम रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टिन्यूअसली गोल घूमेगा तो कॉन्टिन्यूअसली गोल घूमते हुए हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी कि नहीं? हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो बिल्कुल अलग रहेगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो कैसे मिलती है? टेंजेंट टू दी सर्कल, है ना, टेंजेंट टू दी सर्कल। जैसे इसको देखो ध्यान से, ये हमारी पेंसिल है, ये अगर जो डायरेक्शन दे रही है उसे, ये देखो पहली इधर को है, हर पॉइंट पे आते आते इसकी निब चेंज हो रही है कि नहीं, डायरेक्शन बदल रही है। तो हर जगह पे ये टेंजेंट टू दी सर्कल की डायरेक्शन में जाते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। दैट मीन्स ऑन द सर्कल एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। तो अगर मुझे कॉन्टिन्यूअसली किसी की डायरेक्शन बदलनी है तो कॉन्टिन्यूअसली उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली फोर्स लगा रहा हूं तो वो फोर्स उसको गोल घुमा रही है, एंड दैट फोर्स विच कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो हमेशा किधर को काम करेगी बच्चा? टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे अभी मैं जोर लगा रहा था तो हर बार मैं उसको टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा था कि नहीं रस्सी से बॉल को, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स। डन है? अब हमें एक चीज पता है, हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई तो एक फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। अब एक बात समझो, हमें सोलर सिस्टम का आइडिया है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन किसी जगह पे है, प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं। अब प्लैनेट्स जब आसपास घूम रहे हैं तो प्लैनेट्स गोल में क्यों घूम रहे हैं? दूर क्यों नहीं चले जाते, सीधा क्यों नहीं चले जाते? इसका मतलब वहां पे कोई तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसे गोल घुमा रहा है। तो वहां पे कौन सी है सेंट्रीपिटल फोर्स? सन की ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। सन की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स जो है, ग्रेविटी क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन अप्लाई कर रहा है बाकी प्लैनेट्स के ऊपर। तो सन किसी फोर्स के साथ बाकी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? जाना तो सीधा चाहते हैं, लेकिन उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो हर बार क्या हो रहे हैं? गोल घूम रहे हैं। तो जैसे मैं जब बॉल घुमा रहा था तो मेरा हाथ उसको अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा था, ऐसे ही जब सन के आसपास ऑर्बिट के अंदर अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर सन की ग्रेविटेशनल पुल विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आई है? जो ग्रेविटेशनल पुल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करके उस प्लैनेट को सन के आसपास गोल घुमा देगी। क्लियर है बच्चा ये बात? किसी को इसमें परेशानी? पक्का? सबको ठीक है? डन। अब इसमें कैप्लर भाई साहब ने बहुत साल पहले, सबसे पहले लॉज में सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड गैलीलियो और कैप्लर के बारे में ही था। इन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया था। प्लैनेटरी मोशन का मतलब क्या होता है बच्चा? कि प्लैनेट्स एक्चुअल में ऑर्बिट्स के अंदर सोलर सिस्टम में कैसे घूमते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ था, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट in an orbit around the sun follows the shape of ellipse with the sun at one of the foci। अब ellipse पता है सबको क्या होता है? ellipse का मतलब होता है अंडा आकार। अंडा पता है ना, वो स्फेयर नहीं होता, वो प्रॉपर बॉल नहीं होता है। अंडे का जो शेप होता है वो कैसा होता है? एलिप्टिकल। वो कैसा होता है? एलिप्टिकल, ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप का एलिप्टिकल होता है वो। अब वो जो एलिप्टिकल है तो उसके दो फोकस होते हैं, एक यहां पे या एक यहां पे। इसके एक्सेस भी दो काउंट करते हैं बच्चा, एक ये माइनर एक्सेस और एक ये मेजर एक्सेस। तो इनमें से किसी एक पॉइंट पे सन होगा, इनमें से किसी एक पॉइंट पे सन होगा। मान लेते हैं इस थोड़ी देर के लिए कि सन यहां पे सिचुएटेड है अपना, ये सन है। तो जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमते, कैसे घूमते? एलिप्टिकल ऑर्डर में। ये कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ था कि जो भी प्लैनेट होंगे वो हमेशा कैसे घूमेंगे? एलिप्टिकल ऑर्डर में, ऐसे करके एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेंगे। ये क्लियर है? कैप्लर्स फर्स्ट लॉ क्लियर है दैट ऑल दी और प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit such that sun is situated at one of the focus। किसी एक फोकस पे वो सन टिका हुआ है और उसके आसपास एलिप्टिकल ऑर्डर के अंदर हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। डन है?
अब रिवॉल्व करते हुए दो जगह हैं, एक तो पेरिहेलियन दैट इज पॉइंट नियरेस्ट टू सन, ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है, यहां पर आते हुए सबसे नजदीक है प्लैनेट सन के, और एक जो सबसे ज्यादा दूर का डिस्टेंस होता है ये वाला जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, एपहिलियन, ठीक है, या ए साइलेंट रहेगा फिलियन जो भी रहेगी वो स्पेलिंग देख लेना अपना। तो ये फार्देस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट है, डन है। अब यहां कहानी क्या होती है, इसमें जब भी सन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है प्लैनेट से, या प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस पे है सन से, तो यहां पर प्लैनेट बच्चा स्लो घूमता है, थोड़ा सा कैसे चलता है, स्लो चलता है, और जितना वो सन के क्लोज होगा वो उतना फास्ट चलेगा, वो उतना फास्ट चलता है, ठीक है। इसी के बिहाफ पे कैपलर भाई साहब ने हमें नेक्स्ट लॉ दिया था, इट स्टेट्स दैट एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या हुआ, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूं, मान लो यहां पे रख लेते हैं एक प्लैनेट, और यहां से एक इमेजिनरी लाइन है जिसने प्लैनेट को ज्वाइन किया हुआ है, तो यहां से यहां आते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आते हुए, लेट अस अज्यूम अर्थ प्लैनेट का ही लगा लेते हैं, अर्थ को ए से बी तक जाते हुए 20 डेज लग गए, तो 20 डेज में इस लाइन ने, इस इमेजिनरी लाइन ने इतना एरिया स्वीप किया कि नहीं, ये वाला सारा एरिया स्वीप किया है ना। अब मान लो अर्थ यहां पर पहुंच गई है सी पॉइंट पर, तो अब उसे यहां से यहां आने में फिर से 20 डेज लगे, तो यहां से यहां आने में अगर फिर से 20 डेज लगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। इसको क्या कहते हैं, दैट प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जितना अगर हम टाइम को फिक्स करेंगे, अगर यहां से यहां आने में 20 दिन लगे थे, तो जितना एरिया उसने यहां से यहां स्वीप किया है सेम उतना ही एरिया वो यहां से यहां सेम टाइम के अंदर स्वीप करेगा। कहीं पर भी रख लो, पूरे ऑर्बिटल मोशन के दौरान अगर हम एरियल वेलोसिटी की बात करेंगे, दैट इज एरिया स्वेप्ट की बात करेंगे, वो थ्रू आउट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है ये बात, ये कैपलर्स सेकंड लॉ था। एरियल वेलोसिटी दैट इज एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। फिर थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल साइड स्टेट्स दैट क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to square of orbital time period। सीधा सीधा क्या है, जो हमारा r है, r cube is directly proportional to t square। r क्या था बच्चा, mean distance of planet from sun। जैसे यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो अप्रॉक्स मीन डिस्टेंस आ जाएगा, उसको हम r कहते हैं। तो मीन डिस्टेंस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। ये कैपलर्स का थर्ड लॉ था, डन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, और के कैन बी रिटन एज आर क्यूब बाय टी स्क्वायर। ये याद रखना है बच्चे, सीधा सीधा, इसमें हमने कुछ समझाया नहीं है, याद ही किया इस लॉ को भी। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of the time period of revolution by the planet around the sun। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, k is equal to r cube by t square। ये तीनों लॉज किसके लिए हैं, कैपलर्स मोशन के लिए, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के लिए। एक प्लैनेट सन के आसपास किस तरीके से घूमता है उसको समझाने के लिए। क्लियर है बच्चा, ये ग्रेविटेशनल लॉ समझ में आ गया। वेरिएशन ऑफ फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू मास और डिस्टेंस का हमने न्यूमेरिकल किए थे, एक दो जो उससे समझ में आया, यहां से कैपलर्स लॉ खत्म हो गया। अब हमारा एक कंसेप्ट आता है बच्चा, फ्री फॉल। बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, फ्री फॉल। फ्री फॉल का कोई मतलब बताएगा सरल भाषा में, हिंदी में? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? हाँ जी, फ्री होके फॉल करना, मतलब बिना पैसे लिए गिर जाना। क्या हुआ फ्री फॉल का मतलब? किसी भी चीज का गिरना, यही होता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है किसी भी चीज का गिरना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी,
वहां कुछ और नहीं होना चाहिए। देखो ग्रेविटी नहीं होगी तो चीजें गिरेंगी नहीं। पहली कहानी तो क्या, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वहां पर चीजें गिरेंगी ही नहीं। तो ग्रेविटी का होना तो बहुत जरूरी है। अगर ग्रेविटी है तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, बट किसी कोई प्रोपल्शन नहीं होना चाहिए, कोई रॉकेट नहीं लगा हुआ है, कोई विंग्स नहीं है चीज के पास, कोई पैराशूट नहीं, कुछ नहीं, सीधा चीज उठाई ड्रॉप कर दी, तो सीधा अगर जो आके चीज नीचे गिरेगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, फ्री फॉल में है। उस वक्त एयर रेजिस्टेंस वगैरह जैसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में गिर रहा है। When the object fall towards the earth under the influence of earth gravitational force alone, सिर्फ और सिर्फ वहां क्या काम कर रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के अंडर अगर कोई ऑब्जेक्ट आके गिरेगा सरफेस पे तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फ्री फॉल में गिर गया। डन है। अब एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे मान लो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो यहां कहीं सेंटर आ गया। ये अर्थ का एक सरफेस मान लेते हैं फिलहाल के लिए अपने हिसाब से, और यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट गिरता है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे आके गिरेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां पे सेंटर है, ये हमारे पास रेडियस है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, पहली बात तो गिर क्यों रहा है, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। ग्रेविटेशनल पुल कहां से आ गया, अर्थ से। क्यों, अर्थ के पास, अर्थ का मास ज्यादा है। एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में एक फोर्स है, वो तो कहीं लिखा ही नहीं था कि अर्थ सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ पता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं कि नहीं। तो अगर मैं आसमान से जमीन के ऊपर कूद रहा हूं तो जमीन भी तो मेरे पे आके चिपक सकती है, मैं ही क्यों नीचे गिरूं, है ना, जमीन ऊपर आ जाए, होना चाहिए कि नहीं। जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कैसे हो सकता है, फोर्स का तो सीधा एक ही फॉर्मूला है बेटा। देखो इसका मास मान लेते हैं m1, इसका अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M ऑफ E, me मतलब मास ऑफ अर्थ, mo लिख लेते हैं इसे, mo मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, r, और ये हाइट मान लेते हैं h। तो दोनों केसेस में चाहे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मानो या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मानो, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो फोर्स तो दोनों पे सेम लग रही है, लेकिन कहानी का फर्क कहां आता है, मास। मास जिसका जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया फैक्टर उतना ज्यादा होगा, इनर्शिया फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका मूवमेंट उतना मुश्किल होगा, उसका मूवमेंट जितना मुश्किल होगा पर दूसरे वाले का तो मूवमेंट होगा ही उस वक्त। अब समझ रहे हो, जैसे कि अगर मान लो यहां से मैं भाग के दीवार के टक्कर मार देता हूं, मैंने कहा जितनी मैंने फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स दीवार पे लगी और दीवार ने मेरे पे लगाई, तो अगर मेरा सर फूटा तो इसका भी कुछ फूटना चाहिए, नहीं फूट रहा है, वो स्ट्रांग ही बहुत है, उसका इनर्शिया फैक्टर बहुत है, वो तो कहीं नहीं हिल रहा, मैं टकरा के पीछे गिर जाऊंगा। समझ रहे हो, अगर मैं भाग के इसके टक्कर मारता हूं तो मैं टक्कर मार के मैं इस साइड गिर जाऊंगा, क्यों, इसका इनर्शिया फैक्टर बहुत ज्यादा है। इनर्शिया फैक्टर अगर नहीं होता तो मैं जोर से, मैं मान लो CID वाला दया होता तो मैं यहाँ पे कंधा मारता, दीवार टूट के उस साइड, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता सारा, मेरी लगी हुई फोर्स साथ में वर्क डन भी कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जब मैं अर्थ को अपनी तरफ खींच भी रहा हूं, अर्थ भी मुझे सेम फोर्स के साथ खींच रही है, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसके ऊपर मेरी फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा मास विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इतना कम है कि मैं भाग के अर्थ के ऊपर चिपक जाता हूं। समझ में आई ये बात। अब आती है बात, चलो अब ये तो क्लियर हो गया कि मैं ही अर्थ के ऊपर गिरूंगा, अर्थ मेरे ऊपर नहीं गिरेगी। अब दूसरी चीज आती है, जब अर्थ इस तरीके की हम बात करें, अच्छा तुम सबको ये चीज क्लियर है हम रहते कहां हैं अर्थ पे, हाँ जी क्लियर है सबको कि अर्थ पे हम कहां रहते हैं, अर्थ के अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, कहां रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। ये कौन कौन है जो 100% श्योर है, जिसको लगता है कि हम सरफेस पे रहते हैं, कोई श्योर नहीं है, फिर कहां रहते हैं, पक्का है मतलब श्योर है, एक बच्चा कंफर्म्ड है, श्योर हो, सचिन भाई साहब श्योर है ना, अच्छा तुम सारे श्योर, 3-4 बच्चे श्योर हैं। अब जो तुम भी श्योर हो,
जो श्योर नहीं है उनके हिसाब से कहाँ रहते हैं फिर हम? अगर हम अर्थ के सरफेस पे नहीं रहते तो हम कहाँ रहते हैं? अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर रहेंगे तो फिर तो मिट्टी गिर जाएगी हम पे, वो तो नहीं गिर रही है। हाँ, तो हम वहां रहते हैं। फिर कहाँ रहते हैं हम? मतलब ऑब्वियस सी बात है सरफेस पे रहेंगे। पर अब चलो एक बात देखना, मान लो फिलहाल के लिए एग्जांपल समझो, ये क्या है? ये अर्थ है, थोड़ी छोटी कर दी कोई नहीं। ये क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो एक पहाड़ है, अगर वो ऐसा आ गया है तो क्या पहाड़ ऐसे है? और अगर ऐसा ही है अर्थ का, तुम्हें पता है ना, ग्लोब पता है सबको, तो ग्लोब के अकॉर्डिंगली श्रीलंका नीचे है और नीचे ही पानी है, मतलब पानी नीचे है। फिर फिर हम मतलब हम उल्टे हैं, मतलब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो नीचे है ना, श्रीलंका ऊपर हो गया। बताओ जरा इसमें हम कहाँ हैं? समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? हम हैं तो सरफेस पे, वो मान रहे हो, तो वही मैं पूछ रहा हूँ सरफेस पे कहाँ? बच्चे ग्लोब उठा के लाएंगे नीचे से। हम कहाँ पे हैं? स्फेयर है, ये स्फेयर नहीं है। फिर हाँ जी, हाँ जी, रुक जाओ अभी। हाँ जी, हम प्लेन पे रहते हैं, फ्लैट अर्थ। कौन है यहाँ फ्लैट अर्थ वाला? जिसने बोला था कभी कोई प्लेन पे? प्लेन मतलब फ्लैट अर्थ। फिर मतलब वो पानी वाले एरिया ना, यहाँ पे तो प्लेन है। तो पानी वाला एरिया कहाँ है? नीचे। फिर कहाँ है? श्रीलंका के पास। श्रीलंका कहाँ है? यहाँ। तो उसके नीचे वाले हिस्से में सारे में पानी है। तो जब सुनामी आती है तो पानी ऐसे जाता है, या सुनामी आती है तो लहरें ऊपर आती हैं। सोचो, लेकिन क्या अलग अलग है? क्या अलग अलग लेवल? पानी अलग लेवल पे है, हवा अलग लेवल पे है, और लैंड अलग लेवल पे है, और हिल्स मतलब माउंटेन्स अलग लेवल पे। ये कहाँ हुआ? पानी भी सेम लेवल पे है, हर कुछ सेम लेवल पे, कहाँ अलग लेवल? अब देखो ये हमारे पास क्या बच्चा? ग्लोब है, ठीक है, ऐसा है। अब देखो इसके अंदर तुम ध्यान से देखो, इसके अंदर ये जितना ब्लू वाला पार्ट है सारा ही पानी पानी होता है। और इसमें अगर हम अपने इंडिया को देखें तो इंडिया के नीचे सारा पानी है। अब तुम बोल रहे हो हम सरफेस पे रहते हैं, तो सरफेस पे रहते हैं, लेट अस अज्यूम ये मैं हूं, मैं यहां कहीं इस टाइम पे हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे हूं, तो मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं गिर नहीं रहा हूं, समझ रहे हो? मैं ऐसे खड़ा हूं। और अगर मैं घूमते घूमते ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊं तो मैं उल्टा हो जाऊंगा, और मैं और थोड़ा सा यहां पहुंच जाऊं जो अपना साउदर्न ओशन है या अंटार्कटिका में, तो मैं बिल्कुल ही उल्टा हो जाऊंगा। और मैं यहां जाऊंगा तो मैं बिल्कुल अर्थ के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। अर्थ सबको पुल कर रही है। एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली क्या है? कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ये मैं जो सोचने को बोल रहा हूं ये सिलेबस नहीं है, बट जेन्युइन फैक्ट है। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना हम रहते कहाँ हैं। मतलब सोचो, अर्थ में हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनामी आ रही थी, क्या नीचे जा रही थी? जेन्युइनली नीचे जा रही थी, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। हमें हमारे बुजुर्गों ने बोल दिया कि श्रीलंका नीचे, हमने ऐसा ग्लोब बना दिया। श्रीलंका ऐसे भी तो है ही, क्योंकि स्पेस में रेफरेंस के लिए कुछ है ही नहीं। स्पेस क्या है? एम्प्टी स्पेस है, वहां कोई सीधा उल्टा है ही नहीं, तो एग्जैक्टली ग्लोब ऐसे भी ठीक है। अब जब बारिश, मतलब समझो जिस टाइम पे बारिश आ रही है, कहां से आ रही है? अब इधर वालों पे भी बारिश आ रही है, इधर वालों पे भी बारिश, इधर से भी पानी इधर ही नीचे गिर रहा है, इधर वालों का भी पानी नीचे ही गिर रहा है। वो नीचे का मतलब ये नीचे नहीं, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। हर तरफ से चीजें कहां आ रही हैं? टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल हर चीज को खींच रही है, इसलिए आ रहा है वहां पे। तो अब हमारे पास है क्या? यहां पर अगर सुनामी आती है तो सुनामी में पानी कैसे निकलता? पानी बाहर को निकलेगा और वापस इस सरफेस पे चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, पानी की लहरें आती हैं। इवन जब टाइड्स बनती है, टाइड्स कैसे बन रही होती हैं? एक सेकंड। हमारे पास जैसे कि अब समझो मून आता है इसके पास, लेट अस अज्यूम ये मून है, तो मून का क्या काम होता है पता है? मून की भी तो अपनी ग्रेविटेशनल पुल है। तो जब जब मून इसके पास आएगा तो मून इसके अंदर क्या करेगा? इस समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसको हम कहते हैं टाइड्स होती हैं। जो वो लहरें जो आ रही हैं वो टाइड्स क्यों आ रही हैं? मून की ग्रेविटेशनल पुल के साथ।
मून कॉन्टिन्यूअसली उस पानी को अपने साथ हिलाता जा रहा है, जिधर जिधर मून जाएगा उस पानी को अपने साथ खींचेगा, है ना। तभी टाइड्स, ओशन में जो टाइड्स आती हैं वो इसीलिए आ रही होती हैं। रात को जब मून थोड़ा सा क्लोज आ जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो ओशन का लेवल ऊपर हो जाता है, पानी ज्यादा नहीं हुआ है, उसने खींच लिया है अपनी तरफ थोड़ा। जब वो मून दूर जाएगा तो पानी वापस नीचे बैठेगा। हाँ जी, हाँ हल्का सा ऊपर आ जाता है, वो जेन्युइनली आता है, हवा में उड़ नहीं रहा है बिल्कुल, क्योंकि उड़ेगा तो फिर तो वो सरफेस से बाहर निकलेगा, सुनामी बन जाएगी, और वो ग्रेविटेशनल पुल वापस अर्थ का अपने तरफ खींचेगा, तो सुनामी में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो हम मून की टाइड्स की बात कर रहे हैं वो एक रेगुलर फिनोमेना, वो होता ही होता है जो इस तरीके से। क्लियर है? पहली बात तो ये क्लियर होगी कि हम सरफेस पे ही रहते हैं और उल्टा सीधा कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम कहां हो, तो जेन्युइनली हम अगर ग्लोब के हिसाब से बात करें तो हम ऐसे हैं, है ना, हम इस तरीके से खड़े हैं सारे, ऐसे घूमने जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, फिर यहां जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी होगा, ठीक है। अब हाँ जी, कोई नहीं। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आया भाई? अर्थ के मोटापे की वजह से। ऐसा नहीं है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास भी है ना, उसके पास थोड़ी ज्यादा है, तो वो तुम्हारे पास थोड़ी कम है। रीजन क्या है यहाँ पे? जिसका मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया फैक्टर उतना ज्यादा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, जितना मास ज्यादा होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा रहेगी हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक के पास नहीं है, दुनिया की हर चीज के पास है। द ओनली डिफरेंस इज किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन दी मास। जैसे ब्लैक होल है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, उसका मास भी बहुत एक्सेप्शनली हाई होगा। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है अर्थ से। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है अर्थ से, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। जो मून है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है अर्थ के, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है अर्थ से। तो जिसका जितना ज्यादा हैवी मास होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। डन है ये? अब वापस से अब हम अपने आते हैं बच्चा फ्री फॉल के कंसेप्ट पे। तो फ्री फॉल के कंसेप्ट से का तो हमें पता चल गया था कि ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे गिरेगा। अब उसके बाद आता है बच्चा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? क्या होता है? एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करना, समय के साथ साथ गति में बदलाव, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। यही होता है, जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आता जाए, तो दैट इज वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यही होगा। अब एक्सेलरेशन अगर ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन होता कब है? मुझे पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अब फोर्स कहां से आई? ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल आई, फिर तो एक्सेलरेशन भी आएगी। समझ में आई? अगर हमारे को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो किसी फोर्स के साथ खींच रही है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ अपॉन, मान लेते हैं हम यहां ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर ही हूं, मैं अभी अर्थ के सरफेस पे हूं, तो डिस्टेंस आ गया r, तो ये r का स्क्वायर और ये g। इस फोर्स के साथ अर्थ मुझे खींच रही है कि नहीं? F इज इक्वल टू gmm/r स्क्वायर के साथ खींच रही है कि नहीं? और यही फोर्स मेरे को अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं? अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। बट यहां पे ये जो एक्सेलरेशन है इसका अलग नाम रख देते हैं ना, क्योंकि स्पेसिफिक केस है अर्थ का, तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेते हैं। तो अब देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गए, तो ये g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। This is the relation between small g and capital G. Small g is acceleration due to gravity, capital G is gravitational constant, me is mass of earth, r is radius of earth. किसी को परेशानी? पक्का? तो यहां पर एक बात बताओ बेटा, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है वो नहीं बदल सकता, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है नहीं बदल सकता, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻⁻11 कांस्टेंट है नहीं बदल सकता। तो इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू मैं मिला जुला के डालूंगा तो मेरे स्मॉल जी की भी कोई फिक्स वैल्यू आएगी कि नहीं? तो इन सारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जो हमारे पास मास ऑफ अर्थ है वो कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी की वैल्यू, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो वी आर लेफ्ट विद द रिजल्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये? तो अगर तुमसे बोला जाता है कि रिलेशन डिराइव करो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी, या कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको डिराइव कर देना इस तरीके से। इसमें मैंने क्या किया था बच्चा, अब मेरी बात सुनो एक बारी। मैंने इसमें बोला क्या है, मैंने इसके अंदर, वहां से चले जाओ बच्चे खोल के, मैंने इसके अंदर बोला था कि जो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ही है ना, तो वो डिस्टेंस आर लिख लिया मैंने। तो ये जो फोर्स है यही फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होनी चाहिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किया, एमओ कट गया, जो रिजल्ट आया वो आंसर आ गया। अब एक और बात समझो, m इंटू जी, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी, m इंटू जी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं कि नहीं, वेट। तो जब हम वजन की बात करते हैं तो हम क्या नापते हैं, वो फोर्स जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है, क्या नापते हैं हम। जब कहते हैं ना कि मेरी बॉडी का वेट इतना है, तो वो वेट क्या है, इट इज द फोर्स विच अर्थ इज अप्लाइंग ऑन माई बॉडी। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ मुझे खींच रही है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट। डन है? समझ में आ गई बात यहां तक सबको? चलो भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का केस हुआ तो क्या होगा, हर जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाएगा कि नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, इसकी जगह क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, इसकी जगह क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, इसकी जगह क्या लगेगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये लग जाएगा, जहां पे भी वो आएगा एक्सेलरेशन है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। डन है? बिल्कुल ठीक। अब इसके अंदर एक छोटा सा एक और क्लॉज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं। अगर मैं किसी चीज को अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहा हूं, मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं, कैसे फेंक रहा हूं ऊपर, मैंने ऊपर कैसे फेंका, अर्थ तो इसे नीचे ही खींच रही थी, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी। जिस ग्रेविटी के साथ वो बॉल नीचे आ रही थी मैंने उसके अगेंस्ट फेंका, तो मैंने इसे डी एक्सेलरेट किया। तो हमेशा जब भी मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं तो मैं किस एक्सेलरेशन के साथ फेंकता हूं, माइनस जी के साथ। तो अगर कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, क्योंकि वो स्लो होता जाएगा स्लो होता जाएगा स्लो होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो, और उसके बाद फिर वो पलट के नीचे गिरेगा। समझ में आई ये बात? ये जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी, जाते 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 स्लो हो जाएगी, होगी, रुक के फिर नीचे आ जाती है, ऐसे ही होता है। तो हमेशा ऊपर की तरफ रिटार्डिंग मोशन है, नीचे की तरफ एक्सेलरेटिंग मोशन। अब इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मतलब पता क्या हुआ, 9.8 को फिलहाल समझने के लिए 10 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी हाइट से छोड़ता हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और अगर उसे गिरते गिरते 1 सेकेंड लगा तो हर 1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली, अगर मान लो मैं इसे फिलहाल 10 लेके समझा रहा हूं, तो हर 1 सेकेंड के साथ इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाएगी, 10। तो अगर यहां 0 थी तो 1 सेकेंड के बाद कितनी होएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। समझ में आई? ये होता है हमारे पास फ्री फॉल का मतलब। जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिरता है तो इट कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जानी चाहिए, अगर वहां एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ना हो तो। क्लियर है बच्चा? इसी के बिहाफ पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करके हम नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब एक बारी कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट करते हैं।
ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। चलो एक मिनट, फ्री फॉल का एक छोटा सा मैं एग्जांपल समझाता हूं। मैंने पहले भी शायद तुम्हें समझाया होगा, लेकिन अभी फिर से एक बारी बात करते हैं। एक बात बताओ जरा, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मेरे पास एक शार्पनर है और एक बॉल है, दोनों का मास बहुत अलग है। कोई उठा के देखना चाहता है, बहुत एक ये हल्का सा है और ये भारी सी बॉल है, तो इन दोनों को अगर मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो पहले कौन गिरेगा? दोनों साथ में गिरेंगे। जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है वो पहले गिरेगा। कौन कौन है जो ये बोलना चाहता है, इसमें से निकालो, जो बोल रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास कम है वो पहले गिरेगा, जिसका मास कम होगा वो पहले गिरेगा। कौन कौन, देखो एक मिनट बेटा, बाद में करेंगे। कौन कौन है जो ये बोल रहा है कि जिसके मास में फर्क आएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वो अलग अलग समय पे गिरेगा? तुम बोल रहे हो कि लास्ट वाले बच्चे क्या बोल रहे हो कि जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा। तुम बच्चा, जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा। और कोई आंसर देना चाहता है मास की वेरिएशन के साथ? हाँ जी, साथ में गिरेगा, साथ में गिरेंगे। चलो हाँ जी, साथ में गिरेगा, मान लेते हैं। एक काम करो, ये मेरे पास, ठीक है, ये क्या है? एक शार्पनर है और बॉल है। मैं दोनों को एग्जैक्टली एक टाइम पे ड्रॉप करूंगा। 1 2 3। बिल्कुल सेम, भारी वाला भी और हल्के वाला भी। ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही टाइम पे क्यों गिरे? ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही टाइम पे क्यों गिरे? क्या एयर रेजिस्टेंस नहीं थी? एयर तो है यहां पे, बट फिलहाल इनका शेप ऐसा था कि वो एयर रेजिस्टेंस ने खास असर नहीं डाला, है ना? तो लेकिन एक बात बताओ, अब मेन कहानी है, जिस जिसके दिमाग में आ रहा था कि हल्के वाली पहले गिरेगी या भारी वाली पहले गिरेगी, उस वाली चीज को क्लियर करते हैं। बेटा दोनों चीजें साथ की साथ में आकर क्यों गिरी? क्योंकि गिरते हुए जो इन पर फोर्स लग रही थी वो बराबर लग रही थी। क्यों? फोर्स कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट गिर क्यों रहे थे? किसी एक सर्टेन गति के साथ गिर रहे थे, सर्टेन स्पीड के साथ, सर्टेन वेलोसिटी के साथ गिर रहे थे। तो वो वेलोसिटी कैसे थी? यहां पर जब एक ऑब्जेक्ट, मैंने बोला कि इनिशियली 0 वेलोसिटी पे है, फिर उसके बाद 10 पे हुआ, 20 पे हुआ, 30 पे हुआ, क्या मैंने यहां बोला कि उसका मास कितना है? क्योंकि मास से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी में चेंज g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी सारों की कांस्टेंट वैल्यू रह के 9.8 है। एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है। हर किसी पे, दुनिया की हर चीज, हल्की, भारी, मोटी, पतली, जैसी मर्जी, हर किसी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल समांतर लगेगा, बिल्कुल एक ही वैल्यू लगेगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई है? तो दुनिया में किन्हीं दो चीजों को गिराओ, चाहे बहुत भारी चाहे बहुत हल्की, हमेशा इकट्ठी एक टाइम पे आके गिरेंगे। अब इसका एक और एग्जांपल करते हैं। अगर ऐसा ही है, नोटबुक देना बेटा, गत्ते वाली है, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास एक ये नोटबुक है और एक ये पेज है, अब मैंने क्या बोला, चाहे हल्का है चाहे भारी है, ये दोनों सेम टाइम पे गिरने चाहिए? नहीं गिरने चाहिए। कौन कौन कह रहा है कि ये दोनों सेम टाइम पे नहीं गिरेंगे? तुम सारे बोल रहे हो कि ये सेम टाइम पे नहीं गिरेंगे। ऑलमोस्ट हर बच्चा यही बोल रहा है। तुम बोल रहे हो बच्चे सेम टाइम पे गिरेंगे। तुमने नहीं बोला, तुमने नहीं बोला, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस आएगी और तुम्हें लग रहा है कि वो सेम टाइम पर नहीं गिरेंगे, है ना? ऐसा कुछ। देखो देखो, अगर ये सेम टाइम पे, सुनो मेरी बात, अब तुम सारे जो बोल रहे हो कि ये सेम टाइम पे नहीं गिरेंगे, ये इकट्ठे गिरेंगे, नहीं है, मतलब तुम बोल रहे हो कि इकट्ठे नहीं गिरेंगे। हर कोई क्या बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को गिराऊंगा तो ये बिल्कुल अलग अलग टाइम पे गिरेंगे, ये जल्दी और ये लेट, ऐसे ही होगा, ये धीरे धीरे गिरेगा और ये तेज गिरेगा। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं,
मैं इस पेज की बॉल बना दूं, मान लो थोड़ी देर के लिए दूसरी बॉल, अब सेम टाइम पे गिरेंगे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इसी पेज को यूज कर रहा हूं और मैं इसको इस नोटबुक के साथ ही गिराऊंगा और इनको सेम टाइम पे गिराएं, तो क्या पॉसिबल है? देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे गिरा दूं तो साथ में गिरेंगे, क्यों? क्योंकि जो नोटबुक है वो धक्का मार के इसे नीचे ले जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब तो नहीं धक्का मार रही, क्यों? अब तो धक्का नहीं मार रहा मैं, रुक जाओ रुक जाओ, है ना? अब देखो, अब तो नहीं है धक्का, ये तो क्लियर है कि अब धक्का नहीं लग रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नोटबुक के ऊपर पेज रख रहा हूं, नीचे तो नहीं रख रहा, तो मतलब बुक का, नोटबुक के वेट का तो इस पे कोई लेना देना नहीं। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक नोटबुक के ऊपर सिंपल पेज रखा और अब इसको गिराते हैं। बिल्कुल सेम टाइम पे गिरा। तो यहां पर जबकि मैं अलग अलग गिराऊंगा, अगर अलग अलग गिराऊंगा तो केस बहुत अलग है, दिख ही रहा है ना, वो क्लियर दिख रहा है। तो हुआ क्या इसमें हुआ क्या हमारे पास, जब मैंने इस पेज को इसके ऊपर रखा, एक्चुअल में वो फ्री फॉल का केस ही नहीं है। यहां पर हमारे पास एनवायरनमेंट में बहुत एयर है, इसका वेट जितना है उसके कंपैरेटिवली जो इसको बायोंट फोर्स मिल रही है। अब ये बायोंट फोर्स क्या होती है, ये फ्लूइड्स का टॉपिक आ जाता है, अभी आगे वाला जो हमारा टॉपिक होगा। बायोंट फोर्स होती है जब कोई चीज नीचे गिरती है किसी एक सर्टेन मीडियम में, यहां मीडियम है कि नहीं, एयर है यहां पे, तो किसी मीडियम में अगर कोई चीज नीचे गिरेगी तो वहां का जो मीडियम है वो उसको ऊपर की साइड धक्का मारेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो एक्चुअली क्या है, ये जब नीचे गिर रहा है इस मीडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये मीडियम बोल रहा है मेरे को नहीं हटना भाई, तू हट यहां से, तो वो कोशिश कर रहा है उसको रोकने की, तो अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। दैट इज एयर रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको लेके भागता हूं तो मुझे पुश फील होता है यहां पे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया बहुत कम है, एरिया कम होगा। तो इसीलिए हम एरोप्लेन्स को कैसा बनाते हैं, एरोडायनामिक का लॉजिक ये होता है कि भाई जो गाड़ियां हैं, जो फास्ट मूविंग कार्स हैं, हर किसी के अंदर हम क्या करते हैं, एरोडायनामिक्स का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। एरोडायनामिक्स का स्पेशल ध्यान रखने का मतलब वहां पे इवन पानी के अंदर जो शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, वो आगे से ऐसे क्यों होती हैं, ताकि पानी को चीरती हुई चले, उनको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले आगे से। तो मैंने क्या किया था, जब ये पेज अगर ऊपर से नीचे गिराया तो पेज नॉर्मल गिरा रहा हूं तो नीचे की एयर इसे रोक रही है। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे नोटबुक रख दी। अब इसके नीचे एयर तो है ही नहीं, तो इसको एयर रेजिस्टेंस देने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ क्या लग रहा है, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे से ग्रेविटी जो इसे पुल करेगी। और एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी वजह से ये और नीचे वाली नोटबुक सेम टाइम पे जाके नीचे गिरेगी। क्लियर है ये बात? चलो भाई, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चे वेट का, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहली मास की बात करते हैं। मास क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। दुनिया में कहीं किसी कोने में चले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होगा। मास होता है क्या, इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी चीज के अंदर मैटर कितना है, ठीक है, दैट इज मास। वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। ये क्या होता है, वेट इज इक्वल टू फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, वेट। किसी को दिक्कत इस बात में? डन। अब यहां देखो बच्चा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून में क्या होगा, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट 60 kg का है, तो मून पे कितने का होगा? हाँ जी बच्चा, 10 kg का। क्यों? क्योंकि 1/6 हो जाएगा। क्यों होगा 1/6? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून है, इट इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर 1/6 है तो मास भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/6। वेट ऑफ मैन ऑन मून अपॉन वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ विल बी इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, सीधा सीधा ये रेशियो हो जाता है। डन है बच्चा ये? ठीक, क्योंकि मास
देखो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, उनमें वेरिएशंस आएंगी और उनकी वजह से ये स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। डन है बच्चा ये। अब इसके बाद है ये वही न्यूमेरिकल्स हैं जो तुमने अटेम्प्ट कर लेने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे फिर डाउट्स की तरह सारे। और इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का जो मेन पार्ट है वो सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास थ्रस्ट एंड प्रेशर, जो फ्लूइड्स वाला पार्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक एक बारी वाइंड अप करके रखना सारे, हर बच्चा या इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो खत्म करके रखेगा, ठीक है। डन।